बाल संरक्षण आयोग की कार्यशाला, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। राज्य मंत्री रेखा आर्य भी रही मौजूद। स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी रहे मौजूद। पॉक्सो वॉरियर्स को किए गए सम्मानित। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर ली समीक्षा बैठक। सभी राज्यों के सीएम वर्चुअली जुड़े। बैठक से वर्चुअली जुड़े सीएम धामी, स्वास्थ्य मंत्री रावत भी रहे मौजूद। सीएम ने सचिवालय में अधिकारियों के लिए बैठक, दिए निर्देश। छावनी में तब्दील, भगवानपुर का डाडा जलालपुर। शोभा यात्रा पर पथराव के बाद हो गया था टकराव। उच्च अधिकारी बनाए हुए नजर। गांव में पर्याप्त पुलिस बल तैनात। ड्रोन के माध्यम से रखी जा रही है निगरानी। द्वारा घाट में फसल बीमा पाठशाला का आयोजन, किसानों को किया गया जागरूक। 25 अप्रैल से शुरू किया जाएगा आयोजन। 1 मई तक चलेगी पाठशाला। और बाजपुर में एनआरआई से करोड़ों की धोखाधड़ी, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। एनआरआई के घर को खुद का बताकर बैंक से निकाला लोन। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। राजधानी देहरादून में बाल संरक्षण आयोग ने कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इसी के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री रेखा आर्य, पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ ही आपको बता दें कि बाल संरक्षण आयोग के स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे हैं। बता दें कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 यानी पॉक्सो एक्ट में कानून के तहत क्या प्रावधान किए गए हैं, उस पर चर्चा की गई है। साथ ही बालकों के विकास को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। वहीं पॉक्सो वॉरियर्स को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से निश्चित तौर पर जागरूकता आती है और समाज में व्यापक रूप से इस तरीके से कार्यक्रम आयोजित होते रहना चाहिए। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पंचायत स्तर तक इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन हो तो फिर बालकों को अपने अधिकारों के बारे में पता चल सकेगा। इसलिए उनकी कोशिश होगी कि इस तरीके के कार्यक्रम पंचायत स्तर पर भी आयोजित हों। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा, जिसकी अध्यक्षा श्रीमती गीता खन्ना जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि हर विभाग के जो कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं, बच्चों को अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं, उन सारे डिपार्टमेंट्स को आज यहाँ पर आमंत्रित किया। उनके साथ में कार्यशाला आहूत की। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से जिस प्रकार से पोक्सो के तहत में जिन लोगों ने बेहतर काम किया, बच्चों को न्याय दिलाने का काम किया है, उनको सम्मानित भी आज किया गया। आयोग को अपने इस अवेयरनेस के प्रोग्राम को जो है न्याय पंचायत स्तर पर ले जाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे, जो ग्रामीण स्तर के हमारे बच्चे हैं, वो जान सके कि उनके क्या क्या अधिकार है और किस प्रकार से सरकार उनके साथ में खड़ी है। बहुत अच्छा प्रयास बाल संरक्षण आयोग के द्वारा यहाँ पर किया गया है। जो हमारे नौनिहाल हैं, हमारे आने वाले भविष्य हैं, उन सभी की सुरक्षा को लेकर, उनके संवर्धन को लेकर, उनके विकास को लेकर, और निश्चित रूप से इससे एक जागरूकता भी आएगी। और जो आज हमारे इन क्षेत्रों में जिन्होंने बाल संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, अपना योगदान दिया है, उन सभी को यहाँ पर प्रोत्साहन के रूप में कि अन्य लोग भी उनसे प्रेरणा लेके ऐसे कामों को अंजाम दें, ऐसे कामों में अपना सहभाग करें, अपनी सहभागिता करें। उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे, जिसके बाद सचिवालय में अधिकारियों की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूर्णतः पालन कराया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अस्पतालों का फायर सेफ्टी ऑडिट करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोरोना की संभावित लहर के दृष्टिगत अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं हों, पर्याप्त मैन पावर हो, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट पर विशेष फोकस रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में टीकाकरण अभियान में तेजी लाई जाए। 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का भी टीकाकरण कराया जाए।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना को लेकर ये बड़ी बैठक काफी महत्वपूर्ण रही और अब चौथी लहर को रोकने के लिए राज्यों और केंद्र सरकार को साथ मिलकर काम करना होगा, जिससे कि कोरोना को रोका जा सके। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य के राजभवन में पथ प्रदर्शक कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें राज्यपाल और प्रदेश के सभी शिक्षा मंत्री शामिल हुए हैं। राज्यपाल ने 244 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति बांटी है। सभी बच्चे इस दौरान मौजूद रहे हैं। साथ ही बच्चे राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से इस दौरान आए थे, जिन्हें मुख्यमंत्री से मिलने का मौका मिला है। आपको बता दें कि कई छात्रों को इस दौरान सम्मानित भी किया गया। राज्यपाल ने इस तरह के आयोजन की जमकर तारीफ भी की है। इससे छात्रों का मनोबल भी बढ़ता है। भविष्य में राजभवन भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करेगा। कार्यक्रम में मौजूदा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने भी राज्यपाल को धन्यवाद दिया है। प्रदेश के सभी स्कूलों में शिक्षा, खेल के साथ ही पुस्तकालयों के लिए भी सरकारी बजट देने की जानकारी दी गई है। राज्यपाल जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज राजभवन में ऐसे गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति देने का एक बड़ा काम किया है कि जो बच्चे आईआईटी में निकल रहे हैं, हमारे जो बच्चे इंजीनियरिंग में निकल रहे हैं, जो बच्चे हमारे एमबीबीएस में निकले हैं, ऐसे लगभग 250 बच्चों को आज छात्रवृत्ति देने का काम किया है। प्रोग्राम था, सच में कहूँ तो इसका नाम भी बहुत सुंदर था, पथ प्रदर्शक। और मकसद ये था कि जो हमारे उत्तराखंड के मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप दी जाए। और बहुत खुशी होती है कि उत्तराखंड के जो हमारे यूथ हैं, हमारे बेटे और बेटियां हैं, उनमें पढ़ने की एक बहुत गहरी लालसा है। वो ज्ञान विद्या के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। और हमारे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटी, एमबीबीएस और ऐसे जो उच्च शिक्षा के कोर्सेज हैं उसमें गए हैं। और उनको जो आर्थिक मुश्किलें थी उनको मद्देनजर रख के 244 स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति दी गई है। आज का ये प्रोग्राम इसके अलावा बाल कल्याण के जितने भी हमारे बच्चे बच्चियां हैं उनको भी प्रोत्साहन करने का था। पेंटिंग कंपटीशन किया और उनकी कला और उनके अंदर में जो एक परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस वो अलग ही है। उत्तराखंड के राजभवन में आज पथ प्रदर्शक नाम के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल ने शिरकत की, साथ ही शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहे। इस दौरान 244 छात्र छात्राओं को, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में प्रदेश का नाम रोशन किया है, उनको छात्रवृत्ति बांटी गई। साथ ही राज्यपाल और शिक्षा मंत्री ने कहा कि आगे भी इस तरीके से जो राज्य का नाम रोशन करेगा उन तमाम लोगों को आगे भी इसी तरीके से छात्रवृत्ति दी जाएगी। IND24 के लिए देहरादून से कैमरा पर्सन मयूर के साथ कैलाश बिष्ट। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का अनोखा अंदाज देखने को मिला। केदारवाला में आपको बता दें कि महिला किसानों के बीच मंत्री पहुंची हैं। इस दौरान उन्होंने खेत में गेहूं की कटाई भी की। मंत्री रेखा आर्या अपने काफिले को रोकते हुए खेत में गेहूं काट रही महिलाओं से मिली और उनके बीच जाकर गेहूं कटाई का काम शुरू कर दिया। अपने बीच कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या को यूं देखकर महिलाएं आश्चर्यचकित रह गई। मंत्री रेखा आर्या ने महिलाओं के साथ गेहूं की फसल को काटने में उनका सहयोग किया है। साथ ही महिला किसानों से खेत में आने वाली समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। वहीं महिलाओं से राशन की दुकानों से सरकार की योजनाओं के तहत मिलने वाले राशन की भी उन्होंने जानकारी ली है। हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा पर पथराव के बाद अब टकराव हो गया, जिसके बाद भगवानपुर के डाडा जलालपुर गांव में भी महापंचायत का ऐलान किया गया। लेकिन पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी से महापंचायत नहीं हुई। वहीं काली सेना के दिनेशानंद भारती आनंद स्वरूप को गिरफ्तार कर लिया गया है। गांव में 2 ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। साथ ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी गाँव में डेरा डाले हुए हैं। आपको बता दें कि बुधवार को महापंचायत का ऐलान किया गया था, इसलिए पुलिस प्रशासन देर शाम से ही अलर्ट मोड पर नजर आया। वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष संदीप खटाना ने महापंचायत को विफल करने की निंदा की है। एसपी देहात प्रेमेंद्र डोभाल का कहना है कि गांव में माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। रोजमर्रा की तरह लोग अपना कामकाज कर रहे हैं। काली सेना के डाडा जलालपुर में महापंचायत के ऐलान के बाद गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव में धारा 144 लगा दी गई। महापंचायत के लिए लगाया गया टेंट हटा दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखी जाएगी।
वो जो इमाम जिसके कारण ये दंगा कहें या हिंदू वो पे जो हमला हुआ और हिंदू समाज उस क्षेत्र गांव का नहीं उस क्षेत्र का भयभीत था, उसे गिरफ्तार कराने में इतना जोर लगाते, तो हम भी समझते कि हाँ भाई प्रशासन जो है बिल्कुल निष्पक्ष होकर कार्य कर रहा। तो मैं तो इसकी निंदा करता हूँ। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान प्रदत्त अधिकार है, सबको प्राप्त है। हम हिंदू समाज वहाँ बैठकर अपनी महापंचायत अपने विचार विमर्श या करने का अधिकार हमारा था, हमें आज बलपूर्वक रोका गया है, तो इसे हिंदू समाज कतई सहन नहीं करेगा। बिल्कुल में आज स्थिति पूरी तरह सामान्य है, बल्कि की सुरक्षा की गई है। जैसा आप देख रहे हैं पीछे स्कूल भी सामान्य तौर पर चल रहा है और आम जनजीवन सामान्य है, दुकानें खुली हुई हैं, लोग अपना जो दैनिक कार्य हैं वो कर रहे हैं। पुलिस आवश्यक पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है कि किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। कोई भी यहाँ पर महापंचायत की कोई अनुमति नहीं है और उसको पूरी सख्ती से उसको रोका गया है। यहाँ पर बिल्कुल स्थिति मसूरी में माल रोड के सौंदर्यीकरण को लेकर उप जिला अधिकारी के नेतृत्व में निरीक्षण किया गया। इस दौरान विकास प्राधिकरण, पेयजल निगम, जल संस्थान, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद रहे हैं। सभी ने माल रोड का निरीक्षण किया और माल रोड के सौंदर्यीकरण को लेकर रायशुमारी की। बता दें कि मुख्य सचिव मसूरी के सौंदर्यीकरण को लेकर स्वयं समीक्षा कर रहे हैं और अधिकारियों को मसूरी के सौंदर्यीकरण के लिए निर्देशित कर रहे हैं। इसी क्रम में सभी विभाग के अधिकारियों ने माल रोड का निरीक्षण किया है और जल्द से जल्द निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए हैं। महंगी बिजली से जूझ रहे यूपीसीएल से आपको बता दें कि कुछ राहत मिली है। यूपीसीएल को असम से 6 रुपये प्रति यूनिट की दर से 36 मेगावाट बिजली अगले 1 साल तक मिलती रहेगी। ये बिजली ऐसे समय मिल रही है जब बाजार में बिजली के रेट 12 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच गए हैं। यूपीसीएल मैनेजमेंट ने केंद्र सरकार पर रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने की मांग की थी। इस पर यूपीसीएल को असम के बोंगोई पावर प्लांट से 36 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने को मंजूरी दी गई। ये बिजली 1 साल तक 6 रुपये प्रति यूनिट की दर से उपलब्ध होगी। यूपीसीएल ने 36 मेगावाट के स्थान पर 100 मेगावाट उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं 12 रुपये प्रति यूनिट के दौर में यदि बिजली 6 रुपये प्रति यूनिट मिलना शुरू हो जाए तो ये एक बड़ी पहल है, राहत है और इस बिजली के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्य भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। बाजपुर कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर एनआरआई से करोड़ों की ठगी करने वाले आरोप में 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है। बता दें कि बाजपुर के ग्राम बिक्रमपुर निवासी संतोष सिंह लंबे समय से इंग्लैंड में रहते थे और ग्राम बिक्रमपुर स्थित अपने फार्म हाउस पर वो आए हुए थे, जहां पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी द्वारा संतोष सिंह को कुर्की का नोटिस दिए गए। जिसके बाद मामले की जानकारी ली और पता चला कि सर्बजीत सिंह और गुरजीत कौर ने उनके आवास को अपना आवास दिखाते हुए पंजाब नेशनल बैंक से 4.5 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। जिसके बाद संतोष सिंह ने कोतवाली में तहरीर देकर दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर उन्होंने न्यायालय से कोतवाली में सर्बजीत और गुरजीत कौर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। नोटिस आता है जो पीएनबी बैंक से आता है, तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे घर के ऊपर 2 लोगों ने, सरबजीत सिंह सन ऑफ महेंद्र सिंह, गुरजीत कौर वाइफ ऑफ राजेंद्र सिंह ने लोन ले रखा है। तो जब मैं बैंक को कहता हूं कि इस पर कार्रवाई की जाए तो बैंक ने कहा कि हाँ हमें मालूम है कि आपके साथ गलत हुआ है। तो इसी दौरान मैं फिर पुलिस के पास जाता हूँ। पुलिस के पास गया तो उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो इससे लंबे समय चलते चलते जब कोई मेरे पर पुलिस ने कुछ मुझे एक्शन नहीं लिया तो मैंने न्यायालय का वो लिया। तो न्यायालय ने आदेश किया कि इनकी बात सुनी जाए, इनकी एफआईआर की जाए। एफआईआर होने के बाद मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई हो और दोषियों को सजा मिले। इसमें एक एनआरआई हैं जिनका नाम है संतोष सिंह। उनके द्वारा ये माननीय न्यायालय के माध्यम से एक मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें उनके द्वारा 2 लोगों पर आरोप लगाया गया है कि उनकी एक ज़मीन जो कि साझे की ज़मीन थी, उस ज़मीन पर एक मकान भी बना हुआ है। इसको उन्होंने बैंक में गिरवी रखकर लोन उठाया और उसके बाद वो लोन एनपीए हो जाने के बाद अब जबकि बैंक से नोटिस वापस भेजे जा रहे हैं रिकवरी के लिए, तो वो रिकवरी संतोष सिंह के पास आने के बाद संतोष सिंह ने इसमें मुकदमा दर्ज कराया है।
मुकदमा दर्ज कर लिया गया है माननीय न्यायालय के आदेश से और अब इसमें विवेचक भगवान गिरी गोस्वामी जी को बनाया गया है और जो भी इसमें तथ्य डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आएंगे, बैंक से जो भी पूछताछ होगी और साथ ही साथ जो पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, इनके द्वारा भी क्लियर किया जाएगा कि वास्तविक स्थिति क्या थी, उसके आधार पर आगामी कार्रवाई। लालकुआं नगर पंचायत ने कूड़े से जैविक खाद बनाने की नई पहल शुरू की है। नगर पंचायत से नगर से एकत्र कूड़े को प्रयोग में लेते हुए उससे खाद तैयार कर रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत एमआरएफ सेंटर और कंपोजिंग सेंटर की स्थापना करते हुए नगर पंचायत के निकट ही छोटा सा प्लांट भी स्थापित कर दिया गया, जिसमें नगर से एकत्र जैविक और अजैविक कूड़े को अलग अलग करने के बाद उसको अलग अलग कंटेनर में डालकर एक प्रक्रिया के बाद जैविक खाद तैयार की जा रही है, जिसको स्वयं सहायता समूह के सहयोग से चलाया जाएगा। फिलहाल इसकी छोटे स्तर पर शुरुआत कर दी गई। आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर जैविक खाद तैयार कर नगर पंचायत की आय बढ़ाने का एक जरिया ये बन जाएगा। कूड़ा कलेक्शन होता है शहर का, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत इसमें कार्रवाई करते हुए एमआरएफ सेंटर और कंपोस्टिंग सेंटर की स्थापना की गई है। वेट वेस्ट जो जैविक खाद होती है, जैविक वेस्ट है, उससे खाद बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है और साथ ही जितना ही ये शहर का कूड़ा होता है उसको सेग्रीगेशन करते हुए कूड़े का उचित निस्तारण कराया जा रहा है। नगर पंचायत लालकुआं द्वारा जो कुछ भूमि हमारे कार्यालय के अपोजिट में रिक्त थी, उस स्थान को स्वयं सहायता समूह को दिया गया है। एक्चुअली स्वयं सहायता समूह की भी एक डिमांड थी कि हमें कुछ कार्य हेतु कुछ प्रोत्साहन आपके द्वारा दिया जाए, तो हमने उनको एक लैंड प्रोवाइड की गई है जिसमें वो जैविक खेती कर रही हैं और उसमें कंपोस्ट जो नगर पंचायत लालकुआं द्वारा स्वयं तैयार की गई है वेट वेस्ट से उस कंपोस्ट का प्रयोग करते हुए खेती की। मसूरी में कोतवाल ने टैक्सी कार एसोसिएशन की बैठक ली है। यातायात व्यवस्था बनी रहे, इसे लेकर पुलिस कोतवाल ने टैक्सी कार एसोसिएशन के अध्यक्ष से चर्चा की। आयोजित बैठक में पुलिस और टैक्सी संगठन दोनों की ओर से सुझाव दिए गए हैं ताकि कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। उन्होंने कहा कि टैक्सी यूनियन को सुझाव दिया गया कि सभी टैक्सी स्टैंडों से कुछ प्रतिशत टैक्सियां क्रीकैंग स्थित पार्किंग पर रखी जाए और जब जरूरत हो उन्हें वहां से बस स्टैंड पर लाया जाए। वीकेंड पर अतिरिक्त पुलिस बल भेजा जाता है ताकि व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए 60 पुलिसकर्मी तैनात किए जाते हैं। जो अभी जो ये यात्रा के लिए, जो यात्रा सीजन के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं। जैसा आप चाहेंगे, पुलिस चाहती है, उस हिसाब से आप लोगों को पूरा समर्थन किया जाएगा। ऐसा कहीं नहीं है कि हमारे द्वारा कहीं पे जाम होगा, कुछ होगा। हम अपने लोगों को सबको समझा देंगे कि अपनी सही जगह पे सवारी उतारें, सही जगह से उठाएं और जहाँ पे जाम ना हो, पर्यटक परेशान ना हो। पर्यटकों के पीछे हम लोग रोजी रोटी चलती है, तो हम लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई जाम वाम हो। तो जैसा भी जो भी सुझाव होंगे उनके द्वारा हमें सुझाव दिए गए, हम उसको भी मानेंगे और कहीं भी इस प्रकार की कोई वो नहीं होगा, लोगों की समस्या नहीं होगी। मसूरी पुलिस द्वारा और जनपद देहरादून पुलिस द्वारा मसूरी में जो पर्यटक सीजन चल रहा है, इसके संबंध में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इससे संबंधित लोग हैं, सभी से नियमित रूप से वार्ता की जा रही है और इसमें कुछ सुझाव पुलिस के द्वारा दिए गए हैं और कुछ सुझाव टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा दिए गए हैं, जो कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने और कानून व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के पॉजिटिव आने के बाद से ही प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक की माने तो कोविड से निपटने के लिए प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। अपने पुराने अनुभव को देखते हुए आने वाली चुनौती के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं IND24 भी आप सभी से अपील करता है कि कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन करें। से केसेस बढ़ रहे हैं। आज ही की डेट में पर डे 3000 केस डिटेक्ट हुए हैं पूरे नेशनल लेवल में। तो हम थोड़ा सा चिंतित तो हैं, सतर्क भी हो गए हैं और जो हमारा पुराना अनुभव है उसके आधार पर हमें चिंता भी है। प्रशासन हमारे साथ है, चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य का, और माननीय मंत्री जी भी इसमें हमें निर्देश उन्होंने कहा कि आप सतर्क रहिए। आज ही की डेट में देहरादून में स्टेट में मास्क एप्लीकेशन लगाना एसेंशियल कर दिया गया है। अगर नहीं लगाएंगे तो 500 रुपये का फाइन भी प्रशासन की तरफ से कहा गया है।
कोविड की चौथी लहर आने को है और जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं उसके बाद से अब प्रशासन सख्ते में है, सतर्क हो चुका है प्रशासन। और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर केसी पंत ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि सरकार द्वारा जो भी निर्देश उनको दिए जाएंगे उसका वो तुरंत यहाँ पर पालन किया जाएगा। और साथ ही जो पुराना एक्सपीरियंस इस वक्त जो चिकित्सा टीम को है उस एक्सपीरियंस को भी धरातल पर उतारा जाएगा। और हम प्रदेश की जनता को आगाह करना चाहते हैं IND24 के माध्यम से कि आप लोग मास्क लगाएं, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कोविड की जो चौथी लहर है वो दस्तक दे चुकी है। और जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री से लेकर कुछ स्कूलों में अब कोविड ने अपनी दस्तक दी है तो वो दिन दूर नहीं जब ये दस्तक और घरों में भी जा सकती है। तो सतर्क आप लोगों को रहना होगा। चिकित्सा विभाग पूरी तरीके से तैयार है, सरकार अलर्ट है, प्रशासन अलर्ट है, लेकिन जब तक आप खुद से अपने आप को सुरक्षित नहीं रखेंगे, जब तक आप खुद से अपने आप को सचेत नहीं रखेंगे, तब तक आप कोविड से नहीं बच सकते। तो कोविड से बचने का एक ही उपाय है कि मास्क लगाएं और प्रशासन द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। IND24 के लिए देहरादून से कैमरा पर्सन मयूर के साथ कैलाश बेस्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IND24।